नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो बहुत लंबे समय के इंतज़ार के बाद हमने अपना ऑनलाइन कोर्स आज से शुरू कर दिया है और मैं आशा और कामना करूँगा कि आपके आने वाला जो पेपर है उसमें आपका सिलेक्शन हो और आपकी सरकारी जॉब लग जाए। और इसी के साथ में एक बात और बता दूं कि वैसे तो ये वीडियो हमारी पेड कोर्स की है, लेकिन इस वीडियो को मैं पर्सनल करूंगा, पब्लिक करूंगा, जिससे सब इसको देख लें और अगर वे चाहें तो कल या परसों तक कोर्स को ज्वाइन कर लें। तो इसलिए मैं इसे पब्लिक करने वाला हूं। उसके बाद जितनी भी वीडियोस आएंगी वो सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो जिसने पेड कोर्स ज्वाइन किया होगा और जिसने पेमेंट पे किया होगा। उस सब की जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगी, उसे देख लेना क्या फीस है, किस प्रकार से है। तो हम बात करेंगे पढ़ना हमें कैसे है। तो अगर हम उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड के लगभग 40 क्वेश्चन आज के टाइम में उत्तराखंड के एग्ज़ाम में आते हैं। नॉर्मल जो जनरल सिलेबस है आपका 40 का आपका उत्तराखंड आएगा और आपका 20 नंबर की हिंदी आने वाली है और 10 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी और जो 30 नंबर है उसमें आपका कुछ कंप्यूटर्स और अदर्स जी के आने वाला है। तो हमें उत्तराखंड में 40 में से 40 के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि अब वो समय या वो दौर नहीं है कि जब आप 40 में से 40 ले आए। वो पहला समय था जब नॉर्मल रिपीटेड क्वेश्चन आते थे और सब पूरे में से पूरे या 40 में से 38-37 नंबर लाते थे। लेकिन अब वो समय नहीं है। अब कोई कितना ही पढ़ ले, पूरे में से पूरे नंबर नहीं आने वाले। अगर आप उत्तराखंड में 40 में से 30 का स्कोर कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। आप उधर रीजनिंग में पूरे 10 में से 10 ला सकते हैं और हिंदी में आप चाहे तो लगभग 16 से 17 नंबर कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 56-57 नंबर आपके यहाँ पे बनेंगे। उसके बाद 30 में से अगर आपने 20 नंबर कलेक्ट कर लिए जीके में या जीएस में तो आपके 77 नंबर बनेंगे, जो एक बहुत अच्छा स्कोर है। इसलिए अदर चीज़ भी पढ़नी है। उत्तराखंड में हमें क्या पढ़ना है, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो जो उत्तराखंड में सबसे महत्वपूर्ण है वह है आज के टाइम में उत्तराखंड का इतिहास, जहाँ से बहुत डीप क्वेश्चन मालूम किए जा रहे हैं। आपने लास्ट टाइम के आप पेपर्स उठा के देख लीजिएगा 2018 के बाद के यूके SSSC में जितने भी पेपर हुए हैं वहाँ पर कितने टफ क्वेश्चन मालूम किए गए हैं उत्तराखंड के इतिहास के, वह आप देख सकते हैं। तो इसलिए उत्तराखंड के इतिहास को हम थोड़ा डीप पढ़ने वाले हैं। एक एक पॉइंट क्लियर होगा, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अगर आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छी तैयारी करनी है तो उसके लिए समय लगता है। मैं चाहूँ एकदम से ख़त्म करूँगा, लेकिन एग्ज़ाम में आपके पॉइंट छूट जाए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए थोड़ा स्लो पढ़ाऊँगा और थोड़ा डीप पढ़ाऊँगा, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में अगर इस टॉपिक से जितना मैंने यहाँ पे दे रखा है, अगर इस टॉपिक से आए उत्तराखंड के इतिहास से तो 10 में से आपके 9 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ऐसा मैं पढ़ाऊँगा, इतनी गारंटी ले रहा हूँ। अगर हाँ एग्जामिनर का मन ही नहीं है कि आपका नंबर आए या किताब में से ना आए क्वेश्चन, वो कहीं से भी दे दे तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर बुक से किताब क्वेश्चन बन रहे हैं तो उत्तराखंड का इतिहास ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपका कोई क्वेश्चन बच के जाने वाला नहीं है। उसके बाद उत्तराखंड इतिहास पढ़ने के बाद में हम बाकी अन्य चीज़ें पढ़ेंगे जो इतनी हार्ड नहीं आती है आज के दौर में। सबसे ज़्यादा टफ क्या आ रहा है, आपका उत्तराखंड का इतिहास आता है, तो उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में आपकी ज्योग्राफी हुई उत्तराखंड की, अन्य जो पॉइंट हैं वो हम अच्छे से कवर कर लेंगे। तो मैं आज उत्तराखंड का इतिहास लेकर आया हूँ, इसे अच्छे से समझना है, वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना है, पूरा ध्यान से पढ़ें। उसके बाद में कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आगे अगर कुछ कमी हो तो भी बता दें कि इस सर ऐसा होना चाहिए, तो मैं उसमें सुधार करूँगा। पर आप एक बार अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट्स में करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। तो हम सबसे पहले समझते हैं इतिहास क्या है। तो एक नॉर्मल आप जीके में भी जाएंगे तो पहले इतिहास का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो इतिहास बीता हुआ वह कालखंड है जिसका हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। उसमें जो आपकी पुरानी चीज़ें हुई, जैसे आपका कई कालों में से बांटते हैं। तो नॉर्मली इतिहास क्या है, सिंपल लाइन में हम कहें तो अतीत का बीता हुआ वह कालखंड जिसका हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं वही इतिहास कहलाता है। भारतीय इतिहास में अगर हम जाए तो इतिहास के पिता आपके हेरोडोटस जी को कहा जाता है, इतिहास का पिता हेरोडोटस। अब हम बात करते हैं कि इतिहास को कितने पार्टों में बांटा गया है। तो आपके इतिहास को मुख्य रूप से हम अध्ययन की सुविधा के अनुसार प्रागैतिहासिक काल,
अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में विभक्त करते हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरह से इसे बांटा है, किसने 2 भागों में बांट रखा है, किसने 4 भागों में बांट रखा है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से नहीं बनता है। क्वेश्चन इनके जो अंतर्गत टॉपिक है वहाँ से बनेगा, जैसे परमार वंश हुआ, चंद्र वंश हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो रोनर हम 3 तरह से इतिहास को देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो अब ये क्या है, इस सब में पुरातत्व की बातें आती हैं, मतलब कि छानबीन या खोज की। तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और आप यहाँ से इम्पोर्टेंट है, नंबर 1 क्वेश्चन बनेगा। और लास्ट टाइम आपके एग्ज़ाम हुआ था आपका आरओ का, वहाँ पर क्वेश्चन आया था कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। और उत्तराखंड पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है, तो हेनवुड को। तो ये 2 क्वेश्चन भी नोट कर लें। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो या जिन्होंने हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो वो इसी तरह से नोट बनाए जैसे मैंने बना रखे हैं। इन्हें अच्छे से नोट अपने बना के आप चलेंगे तो इन्हें पढ़ने का भी मन करता है, और आगे आप कभी भी चाहें तो इन्हें उठा के पढ़ा भी सकते हैं किसी को, और खुद भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसलिए नोट्स बना के चलें। और बाकी पीडीएफ तो मैं आपको दूंगा ही, बट फिर भी आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो तो आपको याद ज़्यादा होता है। तो इसलिए मेरा तो कहना यही रहेगा कि आप नोट्स बना के चलें। तो इतिहास को 3 भाग में बांट दिया गया, प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहला हमारा प्रागैतिहासिक काल आने वाला है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये वह कालखंड था जिस समय मनुष्य को पढ़ाई लिखाई या इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, या मैं सिंपल लैंग्वेज में कह दूं तो आपने आदिवासी या आदिवासियों का नाम सुना होगा। तो प्रागैतिहासिक काल के जो मनुष्य थे वो सब आदिवासियों की तरह ही रहते थे। उन्हें किसी कृषि का ज्ञान नहीं था, या पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, या वो कपड़े किस प्रकार से पहने होते, इस तरह का कोई भी ज्ञान नहीं था। उन्हें क्या था, सिर्फ शिकार करना था, और वे पत्थरों के औजार उनके समय में मिलते थे, और गुफाओं वगैरह में उनका गृहवास था। उन्हीं जगह से आपको कई सारे चित्र भी मिलते हैं, जैसे शैल चित्र गुफाओं से, जैसे आपका लाखोडियार गुफा हुआ, या आपके मलारी गांव, या इस प्रकार से बहुत सारी गुफाएं हैं या उनके आवास हैं जहां पर वे रहते थे, और उसी जगह उन्होंने कई शैल चित्रों का अंकित किया था। तो उन्हीं चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो पहले हमने इतिहास को 3 पार्टों में बांट लिया है, आपको पता होगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। तो बता चुका हूँ, आदिवासियों के समय का ये काल था। इसकी स्रोत क्या है, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। अगर भारत के लेवल पर जाएँ तो इसको भी हम कई पार्टों हैं, जैसे आपका पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। लेकिन इतना बड़ा नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें उत्तराखंड के लेवल पे देखना है। तो इस प्रागैतिहासिक काल का अगर हम बारे में बात करें तो इसके जो मुख्य स्रोत रहे हैं वह प्रमुख गुफाएं रही हैं, जैसे कि आपके लाखोडियार गुफा हुई, या आपके जैसे मलारी गांव, पेटसाल, फल सीमा, यहाँ से जो स्रोत मिलते हैं कम से कम 10 से 12 ये इस प्रकार की गुफा या कुछ गांव टाइप के हैं जहां पर इनका आवास था। तो वहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे लास्ट टाइम स्वेल नदी से क्वेश्चन मालूम कर लिया गया था, इस तरीके से। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है प्रागैतिहासिक काल में, वह उत्तराखंड की पुरा प्रजातियां जिन्होंने इस समय निवास किया था उत्तराखंड में, जैसे कोल, किरात और खस, ये उत्तराखंड की पुरा प्रजातियां थी, जिसमें भी कोल सबसे पहला आई थी। आता है क्वेश्चन की उत्तराखंड की सबसे प्राचीन पुरा प्रजाति कौन सी है, या प्रागैतिहासिक काल की प्रजाति कौन सी है, तो कोल आपका आएगा। तो हमें प्रागैतिहासिक काल में मुख्य 2 चीज़ें का स्रोत करना है, प्रमुख गुफाओं शैल चित्रों का, और दूसरा जो इस समय की पुरा प्रजातियाँ थी, कोल, किरात, खस, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो इनको डीप पढ़ना है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद में दूसरा हमारा इतिहास का जो कालखंड है उत्तराखंड में या भारत के लेवल पर भी, तो वह अर्ध ऐतिहासिक काल। तो इस अर्ध ऐतिहासिक काल की मैं बात करूं तो इसका जो सबसे मुख्य स्रोत है उत्तराखंड के क्षेत्र में, अगर हम अर्ध ऐतिहासिक काल की बात करें तो जो सबसे मुख्य स्रोत है वह धार्मिक ग्रंथ है, या इस कालखंड की हमें अधिकांश जानकारी धार्मिक ग्रंथों से ही मिलती है। या कुछ छोटे लेवल पे आपके शिलालेख मिल जाएंगे, जैसे आपका कालसी का शिलालेख मिला है अशोक जी के समय का, तो वहाँ से मिलती है। और इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं गढ़वाल क्षेत्र के बारे में, कि कैसे गढ़वाल क्षेत्र का नाम मिला है प्राचीन ग्रंथों में, और कुमाऊं क्षेत्र का कैसे नाम मिला है
प्राचीन ग्रंथों में और किस प्रकार से कुमाऊं भी नाम पड़ा था। हालांकि गढ़वाल की हम बात कर ले तो ये हम पवार वंश के समय में गढ़वाल नाम पड़ा था आपके बामनगढ़ों को जीतकर। लेकिन उससे पहले हम इनका अध्ययन करेंगे कि आपका गढ़वाल क्षेत्र या कुमाऊं क्षेत्र की हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, किस प्रकार से इनका आपके ब्राह्मण ग्रंथ हुए या वेद हुए उन चीज़ों में वर्णन है। जैसे आता है कि उत्तराखंड का सबसे पहला नाम कहाँ पर मिला, आपके ऋग्वेद में। तो इस टाइप से इसीलिए हम आद्य ऐतिहासिक काल को धार्मिक ग्रंथ काल या ग्रंथ काल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी हमें अधिकांश जानकारी धार्मिक ग्रंथों से मिली। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना भी समझ में आया होगा, इसके स्रोत वगैरह क्या हैं तो मैंने ये भी आपको अच्छे से समझा दिया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में बता दिया करें कि सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा पर्सनली भी आपको मैसेज करके, और आपको सारी चीज़ अच्छे से बता दूंगा। उसके बाद हम चलते हैं ऐतिहासिक काल, जो कि सबसे मुख्य बिंदु है उत्तराखंड के इतिहास का, और यहाँ ही से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो ऐतिहासिक काल की अगर मैं बात कर लूँ तो ऐतिहासिक काल को भी 3 पार्टों में मुख्य रूप से बांटा जाता है। प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद में आधुनिक इतिहास। देखो अगर मैं आपको थोड़ा समझा दूँ भारत के लेवल पे किस प्रकार से, जिससे आप समझ सकें, तो आपके प्राचीन इतिहास में आपने जैसे मौर्य वंश पढ़ा होगा, गुप्त वंश को पढ़ा होगा, और आपका जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस प्रकार से पढ़े होंगे प्राचीन भारत में। मध्यकालीन भारत में, हम भारत की बात कर रहा हूँ पहले मैं, ना कि उत्तराखंड के इतिहास की। मध्यकालीन हम भारत में पढ़ते हैं आपकी जैसे कि 711-12 से आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का, तो वहीं से स्टार्ट होता है मध्यकालीन भारत। उसके बाद आप गौरी वंश पढ़ते हैं और आप गजनी वंश भी पढ़ते हैं। उसके बाद में फिर आपका जैसे बोलते हैं मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया था दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की गद्दी से पृथ्वीराज चौहान को हटाकर, और गौरी वंश की नींव पड़ गई थी। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत आ जाती है और इस प्रकार से वंश चलते, फिर मुगल काल आता है। तो वो हम सारी चीज़ें मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं। और आधुनिक भारत में आपका जो भारत ने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया उन चीज़ों का वर्णन है। लेकिन उत्तराखंड के हम इतिहास की बात कर लें तो उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा है, प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक। प्राचीन भारत में हम क्या पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के, तो वे इस प्रकार है कि उत्तराखंड की आपकी आदि निवासी जो थे, जैसा कि आपका आदि निवासी जो इस समय रहेंगे, खस रहे हैं, आपके नाग जाति रही है, तो इस प्रकार से हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास में कुड़िंद वंश को। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कुषाण। देखो कुषाण की मैं बात कर लूँ तो कुषाण वंश भारत के लेवल का एक वंश था, या भारत के पूरे भारतीय क्षेत्र पर इसने राज किया था। लेकिन यहाँ पर भी इनके कुछ महत्वपूर्ण मुद्राएं और सिक्के मिले हैं, इसलिए इस पॉइंट को भी हम यहीं पे क्लियर कर लेंगे। नॉर्मल है, छोटे छोटे पॉइंट है। इसमें जो सबसे बड़े पॉइंट हैं आपके कुड़िंद वंश आएगा और आदिवासी का आएगा, और बाद में आपका थोड़ा मोखरी और पौरव वंश आते हैं, और कार्तिकेयपुर राजवंश। बाकी आपका कुषाण, कृतपुर और नाग, यदुवंश, हर्षकाल, और आपका ये जो है नॉर्मल हमें पढ़ने हैं। लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन मालूम किए जाते हैं, और आप सभी को पता है एग्जामिनर को भी कि उत्तराखंड में सब चंद और परमार वंश को पढ़ रहे हैं, तो वो कुछ हटके जरूर देंगे। इसलिए मैंने यहाँ इन्हें सबको ऐड किया है, एक एक पॉइंट पढ़ाऊँगा, इसलिए कुछ मिस नहीं करना है। आपका यदुवंश हो, नागवंश हो, कृतपुर हो, कुषाण हो, कुड़िंद हो, मोखरी हो, पौरव वंश हो, हर्षकाल के समय की जो घटनाएं हैं वे हों, या कार्तिकेयपुर राजवंश हो, सभी को बढ़िया करके पढ़ना है, एक एक क्लियर चीज करके चलना है। तो ये तो मैंने बात करी आपके प्राचीन भारत की। उसके बाद में मैं अगली बात करूँगा मध्यकालीन भारत के बारे में, मध्यकालीन उत्तराखंड के इतिहास के बारे में, कि उत्तराखंड का जो मध्यकालीन इतिहास था उसमें कौन से वंश चले। तो इसमें नॉर्मल आपका 3 वंश चले, कत्यूरी राजवंश, चंद राजवंश और आपका परमार राजवंश, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मध्यकालीन आपका उत्तराखंड का इतिहास, काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, और आगे भी आने की संभावना है। तो इन्हें बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे, पढ़ना तो सभी अच्छे से, लेकिन इन पे कुछ अच्छे से फोकस बना के। PDF आपको डेली मिलेगी, 1 लाइनर की भी, और हमारी ये तो नॉर्मल उत्तराखंड का इतिहास तो चलेगा ही। उसके बाद में हमारा तीसरा जो इतिहास का वर्णन है ऐतिहासिक काल उत्तराखंड का, उसमें हमारा तीसरा पॉइंट है आधुनिक भारत या आधुनिक उत्तराखंड का इतिहास। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हम पढ़ेंगे गोरखा शासन काल, क्योंकि आपको पता होगा कि 1790 में
गोरखाओं का आगमन हो चुका था उत्तराखंड में, और चंद वंश को हटाने के बाद कुमाऊं पर नींव गोरखाओं की पड़ी थी। उसके बाद 1804 में परमार वंश को भी हटा दिया था गोरखाओं ने, और पूर्णतः कब्जा हो चुका था उत्तराखंड के क्षेत्रों पे गोरखाओं का। तो गोरखा शासनकाल के महत्वपूर्ण में बिंदु पढ़ने हैं कि आपका 1790 से 1815 तक गोरखा शासनकाल चला। उसके बाद में अंग्रेज आते हैं और अंग्रेजों ने गोरखाओं को हटा दिया और नींव पड़ी उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन की। तो इसे भी हमें पढ़ना है अंग्रेजी शासन को, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, या अंग्रेजी शासन या हम इसे ब्रिटिश शासन भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने कौन कौन से नियम बनाए, किस प्रकार के पॉइंट थे, या कर किस प्रकार से थे, और कौन कौन से इन्होंने यहाँ पर कार्य किए जिससे सुधार भी हुए कुछ, तो उन्हें पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलन का पढ़ना है, जैसे यहाँ पे 1857 क्रांति हो या आपका 1947 में आज़ादी के लिए किए गए प्रयास हो, उन सभी में उत्तराखंड के महान व्यक्तियों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे और पूरा अच्छे से हमें इसे भी पढ़ना है। उसके बाद में ये थोड़ा जन आंदोलन थोड़ा ऊपर कर देना, जब आप नोट्स बनाए तो जन आंदोलन को ऊपर करें, स्वतंत्रता आंदोलन को नीचे कर लें। जन आंदोलन की मैं बात कर लूँ तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से ब्रिटिश शासन के समय अत्याचार हुआ था उत्तराखंड के निवासियों पर, चाहे आपकी वो कुली बेगार प्रथा हो, कुली बर्दाश्त प्रथा हो, तो इन सब से बहुत अत्याचार हुआ था। तो इनके ही खिलाफ जन आंदोलन चलाए गए थे, बहुत सारे अलग अलग जन आंदोलन थे, जैसे आपका कुली बेगार आंदोलन था आपका, और सड़क आंदोलन था, शराब के विरुद्ध एक आंदोलन चला था, और आपका इसी प्रकार से विश्वविद्यालय आंदोलन भी हुआ था, जिसके बाद आपकी कुमाऊं गढ़वाल में यूनिवर्सिटियां बनाई गई। आपका कनकटा बैल भी एक प्रकार से आंदोलन चलाया गया था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। तो ये सभी क्या थे, जन आंदोलन थे, इन्हें भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या था आपका पृथक राज्य हेतु आंदोलन। जब वैसे उत्तराखंड की मांग तो बहुत पहले से उठी, लेकिन उसके बाद में किस प्रकार से एक अलग राज्य की मांग उठाई गई यहाँ के व्यक्तियों के द्वारा, जैसे श्रीदेव सुमन जी हो या अन्य महत्वपूर्ण यहाँ के व्यक्तित्व हो, तो उन्होंने मांग उठाई थी पृथक राज्य हेतु। उन्हें भी हम पढ़ेंगे कौन कौन से आंदोलन हुए थे उसमें, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इतना कुछ सारा हमारे इस उत्तराखंड के इतिहास में रहेगा। उसके बाद हम अलग टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा और आपको भी लग रहा होगा कि हाँ इतना हम पढ़ें तो बहुत अच्छा हमारा इतिहास हो जाएगा। तो प्लीज़, मैं इस वीडियो को वैसे पब्लिक नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम कैसे करें, समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ एक वीडियो और दिखाएं। पहली आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, पहले मैंने गोरखा काल और कुछ चंद वंश की डेमो क्लास बनाई थी। जब बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं तो करना पड़ता है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को भी पब्लिक करूँगा, तो आप देख लें। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और अब भी आप भी चाहें कि 746 पदों के लिए एक बेटर तैयारी हो, एक अच्छे लेवल पे तैयारी हो, क्योंकि चैनल तो बहुत हैं, आप कहीं भी ट्राई कर सकते हो। हर जगह ट्राई करने के बाद में हमारी वीडियो देखें, डेमो क्लास देखें और उसके बाद ही कुछ निर्णय लें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और जिन्होंने अभी हमारा पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, वैसे काफ़ी बच्चों ने कर रखा है, तो जिसने ज्वाइन नहीं किया है तो वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9627313767। यहाँ पर जाके आप हमें नॉर्मली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें और आपको संपूर्ण कोर्स की जानकारी मिल जाएगी। और वैसे यहाँ पे भी मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूँ जो जो हम अपने कोर्स में चलाने वाले हैं, तो आप 1 मिनट का समय देते हुए उन महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी देख लें कि हम क्या क्या आपको इस कोर्स में देने वाले हैं, क्योंकि पहले बताना अच्छा होता है। तो चलिएगा क्या क्या पॉइंट है वो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड का आपको इतिहास। अजय रावत सर जी की बुक के साथ साथ अन्य भी काफ़ी सारी बुकें हैं, तो ये मिलेगा। और आपको संपूर्ण उत्तराखंड का इतिहास ही नहीं, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ज्योग्राफी हो या आप कोई भी पॉइंट है, कुछ बच के नहीं जाने वाला, इतना आप विश्वास करके चलें। रोजाना आपको 50 ऑनलाइन क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि अटपटे क्वेश्चन आते हैं आजकल। उत्तराखंड का टॉपिक होने के बाद उसका टेस्ट होगा, जैसे कोई भी हमने आपका चंद्रवंश करा दिया या यदुवंश हमने कंप्लीट करा दिया है, कोई आंदोलन, उसके बाद उनके टेस्ट होंगे और आप प्रयास करना कि आप बेस्ट दें। सामान्य अध्ययन जीके की आपकी क्लास चलेगी स्पेशल, हर सब्जेक्ट के अलग से, जो कि हम परीक्षावाणी से पढ़ाएंगे, क्योंकि परीक्षावाणी जीके की अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट
है। अलग अलग सब्जेक्ट की है, जैसे एस के पांडे से भी हम पढ़ाएंगे और आपके लक्ष्मीकांत से भी हम पढ़ाएंगे, तो वो एक अलग बात है। संपूर्ण हिंदी आपकी होगी, उसका रीजनिंग के सभी टॉपिक क्लियर करा दिए जाएंगे। तो रीजनिंग को आप अच्छे से कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपका प्लस पॉइंट रहता है। एक नॉर्मल या हल्के से भी प्रयास से आप 10 में से 10 कलेक्ट कर सकते हैं रीजनिंग से, तो इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान रखें। रविवार को 100 नंबर का टेस्ट होगा, जो कि यूके ट्रिपल एस के पैटर्न पर आधारित होगा। लास्ट टाइम जिस प्रकार से पेपर आ रहे हैं उन्हीं को देखते हुए हम बनाएंगे, और फिर आपको वो टेस्ट देने को मिलेगा। उसके बाद में करंट्स अफेयर के भी भूमिका 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो करंट्स का भी आपको रविवार को पूरे हफ्ते का महत्वपूर्ण करंट दिया जाएगा, जो कि एक अच्छे लेवल का करंट होगा और उसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या वो तो कर ही रखा होगा जिन्होंने, और जिसने नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें और पेड कोर्स से जुड़ें। फीस बहुत कम है, फीस मामूली है, एक बार ज़रूर इन्फॉर्मेशन लें फीस के बारे में, क्योंकि मुझे ही पता है स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट। तो इसलिए आप फीस से ना घबराएं, एक बार कांटेक्ट करके जानकारी ज़रूर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।